हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का टारगेट गुरुकुल पर। एक बार फिर से एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए हम लोग जनरल नॉलेज की इंपॉर्टेंट सीरीज देख रहे हैं, जिसमें हम आज आगे 20+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिएगा, ताकि जो एक्स्ट्रा चीज़ें हम आपको बता रहे हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही, वो भी आप लोग नोट डाउन करते रहें। ठीक है, और काफ़ी ऐसे क्वेश्चन हैं जहाँ से आपको कम से कम 4 से 5 और क्वेश्चंस मिल जाते हैं जनरल नॉलेज के लिए ही, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, लेकिन एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आपने टारगेट गुरुकुल का मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार जाकर के अपने डेमो क्लासेस उस ऐप में देखिए, जो भी कोर्सेज हैं आपके। ठीक है, और जाकर के बैचेस जो चल रहे हैं उनको इनरोल कीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके लिए और आसानी होगी और सहूलियत होगी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वही चीज़ें आपको बताई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं जो आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आगे हम एक स्ट्रैटेजी की वीडियो भी बना देंगे कि कैसे आपको अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों का। तो पहला प्रश्न है कि भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? हु वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? एक बहुत ही छोटी सी कहानी के तौर पे बताते हैं तो चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके निकल करके आएंगे। जैसे आज के समय में भारत का प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, देश का मुखिया। ठीक है, उसी प्रकार क्या होता था कि भारत के ऊपर अंग्रेजों का राज था। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता था कि इंडिया को कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई तो होगा ना, कोई ना कोई रूल करेगा ब्रिटिश की तरफ से, कोई ना कोई लीड करेगा। तो उसी प्रकार वहाँ पर भी एक गवर्नर जनरल कह लें, ठीक है, हुआ करता था। लेकिन ये क्या था कि जो अंग्रेज आए थे भारत में, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से आए थे। ठीक है, यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके माध्यम से आए थे। और इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था कि कुछ ऐसे क्षेत्र थे, कुछ ऐसी जगह थी भारत में जहाँ पर कब्जा कर दिया था बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि वो व्यापारिक केंद्र थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य क्या था? मेन उद्देश्य था इनका व्यापार करना। तो जितने बड़े व्यापारिक केंद्र थे, जैसे हम बात कर लें बंगाल, ठीक है, ये बंगाल में आए और साथ ही साथ मुंबई में। तो इन जगह क्या किया इन्होंने, अपना पूरा कॉमर्शियल एक प्रकार से सेटअप कर लिया। बाद में प्रशासनिक भी आ गए, वो बात की बात है, लेकिन बंगाल और मुंबई में इन्होंने अपने अड्डे बना लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो गवर्नर था वो यहीं का रह गया। ठीक है, जो गवर्नर होता था वो बंगाल और मुंबई में, वो एक प्रकार से वहीं का रह गया और वहीं से पूरे इंडिया को कंट्रोल करने में लग गया। ठीक है, ऐसे में क्या हुआ कि जो बंगाल का गवर्नर था वो सबसे बड़ा मुखिया हुआ करता था। ठीक है, अब कहानी यहाँ से शुरू होती है मेन, कि बंगाल का गवर्नर, नोट कर लेना, बंगाल का गवर्नर। तो सबसे पहले बंगाल का गवर्नर हुआ करता था। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, 1773 में, ठीक है, 1773 में, राइटिंग सही नहीं बन रही है लेकिन चीजें समझ में आ रही होंगी, एक एक्ट आया था जिसको कि कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट। अब इस रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ था कि थोड़ा सा कंट्रोल, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो कि ब्रिटिश यानी कि इंग्लैंड में बैठी हुई थी, वो चाहती थी इन पे थोड़ा कंट्रोल लगाया जाए। ठीक है, तो ये यहीं से पूरी कहानी शुरू हो जाती है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको कंट्रोल करने की। ठीक है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ब्रिटिशर्स के फेवर में भी नहीं जा रही थी। यहाँ पे पहला बदलाव होता है, और ये बदलाव ही आपको इंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं, चाहे वो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, सिविक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या फिर जनरल नॉलेज के इंपॉर्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। ठीक है, बंगाल का गवर्नर, पहले बंगाल का गवर्नर हुआ करता था। ठीक है, एक एक शब्द पे ध्यान देना, पहले बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, जो कि इसको करता है और जिसको पूरे भारत को कंट्रोल कर रहा था। और मुंबई का जो गवर्नर था वो बंगाल के गवर्नर के अंडर में ही था। ठीक, यानी कि सबसे बड़ा बंगाल का गवर्नर था। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में एक बदलाव होता है, और जो बंगाल का गवर्नर है उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। यानी कि 1773 में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। ठीक है, अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो बंगाल का गवर्नर जनरल था यहां पर लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स।
नोट कर लो, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स जो था वो बंगाल का गवर्नर जनरल था। वही बंगाल का गवर्नर जनरल जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से आया था। ठीक है, यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और पहले बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, अब बाद में क्या हुआ? अब बाद में एक और बदलाव आया 1833 में। ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, अब इसको क्या कर दिया गया? अब इसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल इसको बना दिया गया। ठीक है, अब ऐसे पहले भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? अगर पूछे भारत के गवर्नर जनरल तो समझ जाना 1833 के चार्टर एक्ट की बात हो रही है। ठीक है, इसको कहते हैं चार्टर एक्ट। ये रेगुलेटिंग एक्ट था, इसको कहते हैं चार्टर एक्ट। अब यहां पे क्या हुआ? भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले भारत के गवर्नर जनरल थे। ये डिफरेंस आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो आप कहेंगे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। अगर आपसे पूछता है कि पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो आप कहेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है कि एक और बदलाव आता है, वो आता है 1858 में। यहां पे लिख देता हूं 1858 में। इसको कहते हैं भारत शासन अधिनियम। ठीक है, भारत, ऐसे लिख दो, भारत शासन अधिनियम, शॉर्ट में लिख दिया है। ठीक है, जगह भी नहीं है और वो भी। अब ये जो भारत शासन अधिनियम है, अब इसमें क्या हुआ कि जो भारत का गवर्नर जनरल होता था, अब इसको बदल करके भारत का वायसराय कर दिया गया। भारत का वायसराय। ठीक है, अब प्रश्न है कि भारत का पहला वायसराय कौन था? तब आप कहेंगे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। तो ये चीजें आपको यहां पर याद रखनी है। अब देखो, एक बार फिर से हम सीक्वेंस से चलते हैं। एक मुखिया हुआ करता था, व्यापार करने के उद्देश्य से अंग्रेज भारत आए, तो व्यापार के लिए उन्होंने बंगाल, मुंबई जैसों को अड्डा बनाया, क्योंकि वो बड़े शहर थे। ठीक है, वहां पे व्यापारिक गतिविधियां ज्यादा तेज चलती थी। ठीक है, अब इस उद्देश्य से क्या हुआ कि बंगाल में कोई ना कोई रेगुलेट करने वाला होगा, तो बंगाल का गवर्नर हुआ। ठीक है, फिर वहां पर मुंबई में भी मुंबई का गवर्नर हुआ, लेकिन बंगाल का गवर्नर पावरफुल था, सबसे बड़ा था, तो बंगाल के गवर्नर के अंडर में जितने गवर्नर हुआ करते थे वो आते थे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि रेगुलेट करने के उद्देश्य से जो ब्रिटिश की सरकार है, तो 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया, और इस रेगुलेटिंग एक्ट में जो बंगाल का गवर्नर हुआ था उसका नाम बदल करके बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। ठीक है, अगर पूछता है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है, तो आप कहेंगे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, किस एक्ट के माध्यम से? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। अगर पूछता है फिर क्या हुआ कि 1833 में इसको फिर से भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, क्योंकि अब उनका पूरे भारत में राज हुआ था। ठीक है, तो अब भारत का गवर्नर, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। फिर क्या हुआ? 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो भारत का गवर्नर जनरल था उसको भारत का वायसराय बना दिया गया। ठीक है, इसमें पहले भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ये डिफरेंस आपको यहां पर याद रखना है। अब आता है कि अब प्रश्न कह रहा है कि भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था, यानी कि भारत के गवर्नर जनरल की बात हो रही है, यानी कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वो ब्रिटिश सर ही होगा, स्वाभाविक है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये राइट आंसर होगा पहला, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये चीज़ें समझ में आई हैं, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा सीक्वेंस में रही ये चीज़ें। ठीक है, अगर आप उसी को सीक्वेंस में देखेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी, और ये तीनों में से कहीं से भी पूछ सकता है। ठीक है, और किसी भी डायमेंशन में, किसी भी तरीके से पूछ सकता है। क्लियर है? ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट? तो इसका राइट आंसर है श्रीमती सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू जी को एक उपाधि भी दी गई है, वो है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की।
ठीक है, नोट कर लो, नाइटिंगेल, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया हो गए, सॉरी, हाँ इंडिया, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ठीक है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि किसको दी गई है? सरोजनी नायडू जी को। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला प्रश्न है, हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम मिस यूनिवर्स? वो कौन है? मिस यूनिवर्स बनने वाली जो भारतीय प्रथम महिला है वो कौन है? वो है आपकी सुष्मिता सेन। ठीक है, अगला है, एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? वो है आपकी बछेंद्री पाल। ठीक है, ये ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, कौन पहली बार चढ़ा माउंट एवरेस्ट पे, ठीक है, विश्व में कौन चढ़ा, भारत में कौन चढ़ा, ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड? यह आपका 12 जनवरी। 12 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन क्या हुआ था? स्वामी विवेकानंद जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है, जन्म हुआ था, इस वजह से स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को 12 जनवरी के रूप में युवा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि वो एक यूथ थे, एक युवा थे, युवा की प्रेरणा थे। ठीक है, अगला है, व्हेन इज वर्ल्ड योगा डे सेलिब्रेटेड? विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी को पता है, 21 जून को। ठीक है, 21 जून को विश्व योगा दिवस मनाया जाता है। अगला है कि विद whom इज द बारदोली सत्याग्रह एसोसिएटेड? बारदोली सत्याग्रह का जो संबंध है वो किससे है? वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से। सरदार वल्लभ भाई पटेल पे काफ़ी प्रश्न हैं जो पिछली वीडियोस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ से बनते हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो आपको याद रखनी है, जितने भी महापुरुष हैं, चाहे महात्मा गांधी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, इनकी बुक्स आपको याद रखनी है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको नोट कर लो कि जो बुक्स हैं वो इन लोगों की याद रखनी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल पे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। पहली चीज़ कि इनका जो जन्म दिवस है वो है आपका 31 अक्टूबर। ठीक है, 31 अक्टूबर को ही क्या हुआ था? एकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, एकता दिवस मनाया जाता है क्योंकि इन्होंने इंडिया को, जब देश आज़ाद हो रहा था, ठीक है, उस टाइम देश की आज़ादी के समय इन्होंने इंडिया को एक करने का काम किया था। ठीक है, एकता बनाई थी, इस वजह से इनको एकता के प्रेरणा स्रोत भी कहा जाता है और एकता दिवस भी मनाया जाता है इनके जन्म दिवस के अवसर पर। ठीक है, और इनकी 182 मीटर ऊंची एक प्रतिमा भी है जो कि गुजरात में है, जिसको हम लोग कहते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी उसको नाम दिया गया है। 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की संसद को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, अब देखो, भारत की संसद को किस नाम से? भारत की संसद को संसद के नाम से जाना जाता है। इसे हम अपने वहाँ संसद कहते हैं, तो पार्लियामेंट है, तो इंडिया में पार्लियामेंट को पार्लियामेंट ही कहा जाता है। लेकिन जब हम अमेरिका में जाते हैं, यूएसए में जाते हैं, यूएसए में कांग्रेस कहा जाता है। ठीक है, आज कांग्रेस तो हमारे वहाँ एक पार्टी है, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर यूएसए में वहाँ की जो संसद होती है, जैसे आज पार्लियामेंट को वहाँ का कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे ये हुआ जातीय संसद। जातीय संसद कहाँ पे कहा जाता है? जो संसद होती है वो है आपका बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश में जातीय संसद के नाम से जाना। अब काफ़ी एक इंपॉर्टेंट आता है नेपाल। ठीक है, अब आप बताइएगा कमेंट करके कि नेपाल की संसद को यहाँ पर क्या कहा जाता है। ये आज के लिए आपका होमवर्क है, नोट करिए, नेपाल की संसद को क्या कहा जाता है। ठीक है, आगे है कि टू whom हैज द टाइटल देश रत्न बीन गिवन? देश रत्न की उपाधि किसे दी गई है? मैंने बोला ना, जीके में काफी पूछा जाता है कि कौन सी उपाधि किसको दी गई है, तो देश रत्न की उपाधि जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को यहाँ पर दी गई है। ठीक है, आगे है, अगला प्रश्न है कि बाय व्हाट नेम इज आयरन मैन नन? हाँ, आयरन मैन, ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल का मैं मिस कर गया। इनको आयरन मैन कहा जाता है, इनको लौह पुरुष की संज्ञा दी गई है। ठीक है, लौह पुरुष, यानी कि आयरन मैन किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आयरन लेडी किसे कहते हैं? आयरन लेडी कहते हैं इंदिरा गांधी को। ठीक है, इंदिरा गांधी जी को आयरन लेडी कहते हैं। ठीक है, आयरन लेडी नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं। स्वर कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? स्वर कोकिला मतलब, देखो प्रश्न में ही उत्तर छिपा है। स्वर कोकिला मतलब जिसका स्वर कोयल के जैसा हो, कोकिला के जैसा हो, कोयल के जैसा। ठीक है, वो कौन है? लता मंगेशकर। लता मंगेशकर जी बहुत अच्छी गायिका थी। ठीक है,
तो लता मंगेशकर जी को स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। आगे है कि बांग्लादेश की संसद को किस नाम से जाना जाता है, ये हम बात कर ही चुके हैं पहले, ठीक है, जातीय संसद के नाम से। आगे है कि नेपाल की संसद को किस नाम से जाना जाता है, देखिए बात वही आ गई है, लेकिन ये प्रश्न आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। ये मैंने आपसे पूछा ना कि नेपाल की संसद को क्या कहा जाता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके देंगे। आगे बढ़ते हैं कि बाय व्हाट नेम इज द बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, किस बॉर्डर लाइन को किस नाम से जाना जाता है किन देशों के बीच। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है, ठीक है। तो यहां पर भारत पाकिस्तान की रेखा को कहा जाता है रेडक्लिफ रेखा, रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है, ठीक है। मैकमोहन रेखा किसे कहते हैं, भारत और चीन के बीच रेखा है, जो सीमा रेखा है उसे कहते हैं मैकमोहन रेखा, ठीक है। डूरंड, डूरंड लाइन किसे कहते हैं, जो आपकी अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की यहाँ पर रेखा है, जो कि नल्ला पाकिस्तान है, आप सभी लोग जानते हैं, उन दोनों के बीच की रेखा को कहा जाता है। भारत और चीन के मध्य रेखा को क्या कहा जाता है, फिर वही बात आई है, मैकमोहन रेखा, जैसा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में, ठीक है। आगे है कि व्हेन वाज द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंतरराष्ट्रीय जो श्रम संगठन है उसकी स्थापना कब की गई, इसकी स्थापना की गई थी 1919 में, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखनी है कि एक प्रश्न और बन सकता है कि लेबर डे, श्रम संगठन है तो लेबर डे कब यहां पर मनाया जाता है, लेबर डे आपका मनाया जाता है 1 मई, अभी हाल ही में आपका यहां पर हुआ है, ठीक है। श्रमिक दिवस, विश्व श्रमिक दिवस आपका 1 मई को मनाया जाता है, ठीक है। अब आगे है यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है, यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है, ये पेरिस में है, और जो यूनेस्को है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1945 में, ठीक है, 1945 में इसकी स्थापना यहां पर हुई थी। आगे अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, 1948 में, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहां पर है, वो है जिनेवा में, जिनेवा जो कि आपका कहां पड़ता है, स्विट्जरलैंड में, ठीक, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। आगे बढ़ते, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब काफी बच्चों ने कमेंट किया था सर बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, देखिए इजी क्वेश्चंस मैटर नहीं करते हैं, आप एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो, आप नॉलेज के लिए यहाँ पे अभी तो नहीं पढ़ रहे, क्योंकि आपका मकसद है एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना, ठीक है, नॉलेज लेकर के आप तैयारी कर रहे हो, ये अच्छी बात है, लेकिन आप इजी अब क्या करें, प्रीवियस में ये आते हैं, अब एग्जाम में जाओगे तब नहीं पता लगेगा सर ये इजी था कि कठिन था, सब आपको कठिन ही लगेगा, क्योंकि एग्जाम में दिमाग नहीं काम करता है, कुछ पढ़ा हुआ भी याद नहीं रहता, ठीक है। तो डोंट से कि सर इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एक बार आप अटेम्प्ट करो, अगर आपके लिए क्वेश्चन इजी है तो हो सकता है कि इससे 10 क्वेश्चन आप निकाल लो, वो आपके लिए कठिन हो जाए, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर इजी नहीं होगा जो आप लोग समझ रहे हो, ठीक। तो इतना किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना है कि मुझे तो सब आता है, हो जाएगा, अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है, एक बार ट्राई कर लो, ठीक है, क्या ही जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल बर्बाद होगा, अगर रिस्क ही लेना है लाइफ में तो रिस्क ले लो आप लोग, बाकी आपके ऊपर है, हमारा काम तो आपको अच्छे से गाइड करना है, ठीक है। वेयर इज द, हम उन लोगों की तरह नहीं है जो आपको पूरा ढेर सारा एकदम दे दें कि नहीं जाओ इनसे कहीं भी आ जाएगा, नहीं, ये क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं, खुद निकाले हैं, और आई हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस, हमारे पास एक्सपीरियंस है, अनुभव है इस चीज़ का कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो हम आपको उस चीज़ से मिसलीड नहीं करना चाहते कि भैया जब आपका ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं तो हम आपको क्यों दें, आपको इजी लग रहा है, बहुत अच्छी बात है, आपके लिए इजी है क्वेश्चंस, कई लोगों के लिए क्वेश्चन बहुत कठिन होंगे, वो आपके लिए इजी है, ठीक है, काफ़ी लोगों के लिए कठिन होंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो यही आने हैं भाई, इजी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सोचो कि ये आएगा नहीं, भाई क्वेश्चन तो यही आने हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ठीक, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और न्यूयॉर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ, और इसकी स्थापना कब हुई थी, जैसा मैंने आपको कहा था 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, क्लियर। आगे है, अगला क्वेश्चन है कि विच इज द बेस्ट अवार्ड गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग सर्विस इन द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड पब्लिक सर्विस, कला साहित्य विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा तथा जनसेवा के लिए दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, वो कौन सा है,
क्योंकि ये भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पूछ नहीं रहा है, वरना भारत रत्न होता, लेकिन ये नोबेल प्राइज है, ठीक है। अगर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता तो ये होता। फिर है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई, जिसे हम लोग कहते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन एस्टेब्लिश्ड कोऑपरेशन, जिसे हम लोग कहते हैं सार्क, ठीक है। सार्क के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी स्थापना, ये गलत है, 1984 नहीं 1985 में हुई थी, ठीक है, 1985 में हुई थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसमें टोटल 8 देश आते हैं, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा कौन से 8 देश हैं, जिसमें भारत भी शामिल है, ठीक है। भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान, ठीक है, और भी देश, अफगानिस्तान भी आया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय यहाँ पर कब है, कहाँ है। तो ये जो यूरोपीय संघ का मुख्यालय है वो है आपका ब्रुसेल्स में, ठीक है। ब्रुसेल्स में यहाँ पर मुख्यालय है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1993 में, 1993 में। ये कुछ और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को यहाँ पर नोट कर लेना है। हालांकि बात करते हैं तैयारी की, तो तैयारी के लिए आपको मैंने बताया था टारगेट गुरुकुल का जो मोबाइल ऐप है, आप लोग उसे जरूर डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है। डाउनलोड करके जो भी आपके लेक्चर्स हैं, कोर्स वगैरह हैं, आप जा करके उनको देखिए। फिर आप अपनी डेमो क्लासेस देखिए, और वहाँ पे जो लेक्चर्स हैं वो आप देखिए, ठीक है। आप उनको देखेंगे, आपको पता चलेगा कि हाँ एंट्रेंस एग्जाम का क्या लेवल होता है, ठीक है। और डोंट से कि सर ईजी है, ईजी आपके लिए बहुत अच्छी बात है, अगेन आई एम सेइंग, ठीक है, बट ईजी कुछ भी नहीं है। जब आप एंट्रेंस एग्जाम देने जाओगे, एग्जाम में बैठोगे, तब आपको पता चलेगा इस ईजी का वैल्यू, ठीक है। और एक क्लासेस का वैल्यू नहीं, इजी क्वेश्चंस का वैल्यू आपको पता चलेगा। आपको लगेगा आप तो ये कह के ड्रॉप कर दोगे, छोड़ के चले जाओगे, अरे इजी है, हमें तो आएगा, हम तो कर लेंगे। एंट्रेंस एग्जाम में पता चलेगा, क्योंकि कठिन इतना पूछने जा नहीं रहे आपसे, ठीक है। सब वही है जो आपका पढ़ा हुआ है, बस आपको अपने पढ़ाई में फिनिशिंग देनी है। फिनिशिंग देने के लिए हम आपको यही बता रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, एक बार जाइए वो क्लासेस देखिए जो आपके सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, ठीक है। तो वो, क्योंकि स्पेसिफिक चीज़ के लिए अगर आप डेडिकेटेड हैं तो आपको स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म से ही तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। तो जा करके देखिए और अपनी डेमो क्लासेस देखिए, फिर उसके बाद जा करके कोर्सेज को यहाँ पर इनरोल कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।